नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक पांडे पार्थ एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। हमारी ये वर्णमाला का भाग 4 है। भाग 3 तक हमने पढ़ लिया है। अगर आपने इसके पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो अवश्य देख लें। वहां से आपको मैंने वर्णमाला क्या होता है, उसकी परिभाषा, वह कैसा शब्द है, हिंदी वर्णमाला में हिंदी किस भाषा का शब्द है, जैसे कुछ प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूं, हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो मैंने आपको कल समझाया था कि 13वीं सदी में सबसे पहले हिंदी भाषा, हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया था, जो कि किया गया था किसके द्वारा? ऑफी के द्वारा। मैं 5 मिनट रिवीजन करता हूं, उसके बाद फिर अपने अगले भाग पर चलेंगे। थोड़ा सा एक बार रिवाइंड करा देते हैं आपको। देखिए, हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो मैंने आपको कल बताया था कि हिंदी का प्रयोग सबसे पहले 13वीं सदी में मोहम्मद औफी के द्वारा किया गया। अब ये औफी कौन थे? तो ये फारस से आए हुए कवि थे। इन्होंने देखा कि एक साहित्य ग्रंथ की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि हमारा जो साहित्य है उसको अभी तक लिखित रूप में नहीं रखा गया है। जिनको उसका ज्ञान है, जो उस भाषा का प्रयोग करते हैं, उस भाषा के जानने वाले, उस भाषा के मर्मज्ञों द्वारा उन चीज़ों को धीरे धीरे समाप्त होने लग गया था वो चीज़ें। तो अब आवश्यकता थी कि उसको लिखित प्रमाण के तौर पर रखा जाए, जिससे आने वाली पीढ़ी उसका ज्ञान प्राप्त कर सके। तो उन्होंने एक साहित्य ग्रंथ लिखा। इस साहित्य ग्रंथ को कब लिखा गया? लगभग 13वीं 14वीं के सदी के आसपास की बात है, जिस समय मोहम्मद औफी आते हैं और इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ को हम साहित्यनामा के नाम से जानते हैं, यानी साहित्य ग्रंथ कहते हैं इसको। अधिकतर जगहों पर आपको साहित्य ग्रंथ लिखा हुआ मिलेगा। अलबरूनी की पुस्तक में भी औफी का प्रयोग मिलता है। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक में मोहम्मद औफी की चर्चा किया है और बताया है कि हिंदी भाषा का प्रयोग या हिंदी शब्द का प्रयोग उन्होंने किस प्रकार किया है। ठीक है, अब आइए देखते हैं। ये लगभग 13वीं सदी में आते हैं औफी। चूंकि मैंने आपको बताया कि ये कैसे कवि हैं, फारसी कवि हैं, इसलिए फारसी कवि होने के नाते जो इनकी भाषा है मित्र, वह क्या है? तो इनकी भाषा कैसी है? इनकी भाषा भी फारसी है। तो इन्होंने जो भाषा प्रयोग किया वह है फारसी। अब ये बताइए कि इन्होंने फारसी भाषा में जो लिखा होगा, चूँकि इनकी भाषा ही फारसी है, तो इन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया: हिंदी, हिंदवी और हिंदुस्तानी। हिंदी, हिंदवी और हिंदुस्तानी, इन 3 शब्दों का प्रयोग इन्होंने अपने ग्रंथ में किया है। अब जब इन 3 शब्दों का प्रयोग किया तो आपसे यही पूछा जाता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो आप कहते हैं कि हिंदी किस भाषा का शब्द है मित्र? फारसी भाषा का शब्द है। मैंने आपको यह भी बताया था कि आजकल उर्दू भी चलन में है, तो उर्दू का प्रश्न पूछा जाने लग गया है। आपसे पूछा जाएगा कि उर्दू किस भाषा का शब्द है, तो आप बताएंगे कि उर्दू जो है तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्क से आए हुए लोगों ने, जब तुर्की आक्रमण होते हैं ना हमारे यहाँ देश में, हमारे भारत में, तो वहाँ से इस भाषा का प्रादुर्भाव होता है और इस भाषा को प्रयोग में लेने लगते हैं। तो उर्दू जो है हमारी, वह तुर्की भाषा का शब्द बन जाता है। मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि संस्कृत के महाभाष्य यानी संस्कृत के जनक कौन कहे जाते हैं। तो आपसे एक प्रश्न पूछता है तो आप बताएंगे कि भाई संस्कृत के जनक कौन है? तो संस्कृत के जनक हैं हमारे आचार्य पाणिनि को कहा जाता है संस्कृत का जनक। कौन? आचार्य पाणिनि। आचार्य पाणिनि हमारे संस्कृत के जनक कहे गए। उसके बाद जब हम हिंदी की बात करें कि भाई हिंदी का पाणिनि कौन है या हिंदी का जनक कौन है, हिंदी व्याकरण का जनक कौन है? भाई हिंदी का जनक तो नहीं कह सकते, क्योंकि भाषा का कोई जनक नहीं हो सकता। भाषा किसी के खानदानी तौर पर, उसको जायदाद के तौर पर नहीं मिलता है, किसी के नाम नहीं लिखा जा सकता है। यह तो एक अर्जित संपत्ति है भाषा। जो बालक जन्म लेता है, इसी धरती पर अपनी भाषा को सीखता है। वह जिस जगह पर जन्म लेगा, वहाँ आसपास में उसके घर परिवार के द्वारा, उसके समाज के द्वारा, उसके आस पड़ोस में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाएगा, उसी प्रकार की भाषा का व्यक्ति के अंदर बढ़ाव होना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार की भाषा से वह आगे बढ़ना शुरू कर देता है। तो यहीं से मैं आपको कहूँगा कि हिंदी व्याकरण रचना का जनक, हिंदी व्याकरण रचना के जनक की अगर बात करें, हिंदी व्याकरण रचना,
हिंदी व्याकरण रचना। तो हिंदी व्याकरण रचना की बात करते हैं तो हिंदी व्याकरण जो है सबसे पहला श्रेय जो व्यवस्थित क्रम में अगर व्याकरण लिखने की बात करें तो, नहीं तो पहला व्याकरण तो हमारे यहाँ जब आप साहित्य पढ़ेंगे तो जोहन जेसुआ केटलर के द्वारा लिखा गया था, जो कि एक फ्रेंच भाषा में लिखा गया एक व्याकरण था। अब सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारे यहाँ हिंदी भाषा का व्याकरण ही हिंदी में ना लिख करके किसी अन्य भाषा के किसी अन्य देश के नागरिक के द्वारा लिखा जा रहा है। ये कितनी बड़ी विडंबना है। अब देखिए हम अपने हिंदी व्याकरण के रचना की बात करते हैं तो हिंदी व्याकरण रचना जो है सबसे पहला श्रेय आचार्य कामता प्रसाद गुरु को जाता है। किसको? आचार्य कामता प्रसाद गुरु। आचार्य कामता प्रसाद गुरु को सबसे पहला श्रेय जाता है। उसके बाद और भी बड़े बड़े व्याकरण शास्त्री हुए, पंडित भोलानाथ तिवारी, राहुल सांकृत्यायन, पंडित राहुल सांकृत्यायन और भी बहुत सारे बड़े बड़े भाषा व्याकरणियों ने, भाषा व्याकरण श्याम सुंदर दास ने, बहुत सारे लोगों ने मिलकर के व्याकरण को परिशिष्ट करने का प्रयास किया अपने साहित्य के माध्यम से भी और उससे निकले हुए कुछ व्याकरण के नियमों के माध्यम से भी उसको परिबद्ध करने का प्रयास निश्चित तौर पर किया है। तो अब यहाँ से हम आगे निकलते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा था वर्णमाला, ये चीज़ें तो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करने लग गया। मैंने आपको यह भी बताया था कि वर्णमाला कैसा शब्द है, तो मैंने आपको बताया था कि वर्णमाला एक यौगिक शब्द है। क्यों एक यौगिक शब्द है? क्योंकि यह दो रूढ़ पदों का योग है। पहला रूढ़ पद है वर्ण और दूसरा रूढ़ पद है माला। तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, रूढ़ और, यानी कि रूढ़ धन रूढ़ हो गया ये, तो ये रूढ़ शब्द है हमारा क्या? वर्ण, और माला भी हमारा क्या है? रूढ़ शब्द है। तो दो रूढ़ पदों के योग को ही यौगिक कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि दो रूढ़ पदों के योग को ही क्या कहते हैं? दो रूढ़ पदों के योग को क्या कहा जाता है? यौगिक कहा जाता है। तो दो रूढ़ पदों के योग को ही हम यौगिक कहते हैं। इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं कि वर्णमाला कैसा शब्द है? तो वर्णमाला एक यौगिक शब्द है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ध्यान रखना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप एक एक बिंदु को बहुत स्पष्ट तरीके से समझ पा रहे होंगे, आपको आनंद आ रहा होगा। यदि आपको मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी ग्रुप्स में इसको शेयर कर दीजिए। और अगर आपको इसका हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं पार्थ एजुकेशन के नाम से। चलिए आगे देखते हैं। रूढ़ धन रूढ़ बराबर यौगिक होता है। तो मैंने आपको बताया कि दो रूढ़ पदों का जो योग होता है उसी को यौगिक कहते हैं। मैंने इसको सरल भाषा में आपको बताया था, सूत्र याद रख लीजिएगा, y इज इक्वल्स टू आर प्लस आर। दैट मीन क्या? इसका अर्थ क्या होगा कि यौगिक बराबर रूढ़ धन रूढ़, यानी यौगिक किसे कहेंगे? रूढ़ धन रूढ़, दो रूढ़ पदों का योग ही यौगिक का निर्माण करता है। तो वर्णमाला एक यौगिक शब्द हो जाता है। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये वर्ण क्या है और अक्षर क्या है। अक्षर के बारे में मैंने आपको बताया था, नाक्षरो इति अक्षरः। अक्षर क्या है? जिसका क्षरण नहीं हो सकता, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। जरा समझिएगा मित्र, अक्षर और वर्ण के विषय में मैं आपको पुनः एक बार अवगत करा देता हूं कि ये अक्षर क्या है और वर्ण क्या है। तो अक्षर के लिए हमारे आचार्य पाणिनि ने एक सूत्र दिया है, नाक्षरो इति अक्षरः। नाक्षरो इति अक्षरः। ना अर्थात नहीं, क्षरो अर्थात क्षरण, इति ऐसा अक्षरा अर्थात जिसका क्षरण नहीं हो सकता, उसे हम अक्षर की संज्ञा देते हैं, अक्षर के नाम से जानते हैं। तो जिसका क्षरण नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं मित्र? अक्षर कहते हैं, अक्षर की संज्ञा देते हैं। अब देखिए वर्ण की बात करें तो वर्ण के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा कि वर्ण क्या है। तो देखिए अक्षर तो अनासवान है। मैंने बताया कि आचार्य पंडित पी एन पांडे इसके बारे में लिखते हैं कि अक्षर जो है अनासवान है, इसका तो नाश ही नहीं हो सकता। ये अनाशवान है, इसका नाश नहीं हो सकता था, तो इसको तोड़ा नहीं जा सकता। अब जिसका खंडन नहीं कर सकते उसे ही अक्षर कहा जा सकता है, अर्थात जिसका खंडन ना हो सके।
जिसका खंडन ना हो उसे ही हम अक्षर की संज्ञा देते हैं। और फिर वर्ण पर अगर आ जाएं तो वर्ण के विषय में मैं आपको बताऊंगा जिसे अक्षरों के योग से तैयार किया जाता है। उसे अक्षर कहते हैं। यानी अक्षरों के योग से तैयार किए जाने वाले वर्ण को हम अक्षर की संज्ञा देते हैं। यानी कि अब आप देखें, जैसे अगर हमको क है, क का निर्माण करना है, चूंकि आप जानते हैं कि ये क क्या है, व्यंजन है। और व्यंजन क्या होता है, व्यंजन में स्वर और व्यंजन दोनों निहित होते हैं। जरा समझिएगा इस बात को, स्वर और व्यंजन दोनों कैसे निहित होते हैं। तो जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो एक अनुच्चरित क और एक अ के माध्यम से करेंगे। ये जो हलंत लिखा हुआ एक वर्ण आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, इसको हम पूरा उच्चरित नहीं कर सकते। इसका उच्चारण हम करते हैं क, ख, ग, ग, अंग, अर्थात जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो अधूरे तौर पर कर रहे हैं, इसीलिए इसको अनुच्चरित व्यंजन की संज्ञा दी जाती है। मित्र, क्या कहा जाता है, अनुच्चरित व्यंजन। अनुच्चरित व्यंजन, इसको हम इसी कारण अनुच्चरित व्यंजन की संज्ञा देते हैं। इतना बिंदु आपको समझ में आ गया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप अक्षर और वर्ण के विषय में भी पूरी तरह से जान चुके होंगे। हमने दो चीज़ें आपको नोट भी करवाया था। हमने आपसे कहा था कि वर्ण क्या होते हैं और अक्षर क्या होते हैं। उसके लिए एक चीज़ और जानिए। जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ण क्या है और अक्षर क्या है, तो एक चीज़ यहाँ पर ये भी ध्यान दें, हमने आपसे कहा था कि अक्षर जो है वो वर्णों से बन सकता है कि नहीं। जैसे मैं आपसे कहूँ क्या अक्षर में वर्ण समाहित है, तो आप कहेंगे नहीं। यानी अक्षरों के माध्यम से वर्ण का निर्माण होता है। अक्षरों के योग से वर्ण का निर्माण होता है, परंतु अगर आपसे कहें वर्णों में अक्षर समाहित होते हैं, क्या होते हैं, समाहित होते हैं। ये दो पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें भी नोट कर ले। ये आपसे परीक्षा में बहुतायत मात्रा में पूछे गए हैं। अब आइए आगे के बिंदु पर चलते हैं। हमने आपको स्वरों के बारे में बता दिया था, एक मोटा मोटा दोबारा अध्ययन देख लें उसका। स्वर क्या है, तो हमने बताया था स्वयं राजन्ते इति स्वराहा, अर्थात जिनका स्वयं के माध्यम से उच्चारण होता है, जिनका उच्चारण हम स्वयं के माध्यम से करते हैं, या फिर जो स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं उसे ही हम स्वर कहते हैं। स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र ध्वनियाँ। स्वतंत्र ध्वनियाँ ही स्वर कहलाती हैं मित्र। तो हमने आपको बताया था कि स्वतंत्र ध्वनियों को ही स्वर की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद मैं आपको बताया हूँ कि ये ह्रस्व क्या है, ये अर्थात ये यहाँ पर आप देखेंगे इसका पहला वर्ण होता है ह्रस्व, और इसी को हम जानते हैं किसके नाम से, मूल स्वर के नाम से। और दूसरा यहीं पर है आपका दीर्घ स्वर, जिसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है मूल दीर्घ स्वर और दूसरा है संयुक्त स्वर। उसके बाद है हमारा प्लुत स्वर। तो आप देख पा रहे होंगे कि स्वर के तीन भाग किए गए।
पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत स्वर। ये 3 प्रकार के स्वरों की बात की जाती है। स्वर को हम कहते हैं कि ये स्वतंत्र ध्वनियां हैं, अर्थात इनका उच्चारण स्वयं के माध्यम से होता है। इनको उच्चारित करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता हमें नहीं लेनी पड़ती। ये चीजें आपको स्पष्ट तौर पर समझ में आ गई होंगी। अब आइए देखते हैं कि ये क्या है, इनकी संख्या के बारे में जान लीजिए। तो मूल स्वर अथवा ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, इनकी संख्या 4। ये कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और ये रहा हमारा री। री का जो दीर्घ है वो हिंदी में मान्य नहीं है, और री एक वर्ण होता है जो कि संस्कृत का वर्ण है, उसको भी आज के डेट में, आज के समय में हम हिंदी में मान्य नहीं करते, हिंदी में उसका लेखन नहीं होता। मूल दीर्घ की बात करें तो मूल दीर्घ की संख्या है 3 और संयुक्त की संख्या है 4। और इसके अनुसार देखें तो जो समस्त दीर्घ स्वर है वो उसकी संख्या हो जाती है 7। अब देखिए मूल दीर्घ कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ। एक आपको नई चीज़ बताते हैं जो पुस्तकों में लिखी हुई नहीं मिलती है, जो आपके लोअर पीसीएस की परीक्षा में और लेखपाल की परीक्षा में बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा गया है, कठोर वर्ण और शिथिल वर्ण। आप देखेंगे ह्रस्व वर्ण को ही हम शिथिल वर्ण की संज्ञा देते हैं। ये चीज़ आप नोट कर लें अपनी कॉपी में, ये आपको किसी पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इसी को हम शिथिल वर्ण की संज्ञा देते हैं। और यहाँ जो हमारा मूल दीर्घ स्वर है, इसी मूल दीर्घ स्वर को हम कठोर वर्ण की संज्ञा देते हैं। इसी को हम कठोर वर्ण की भी संज्ञा देते हैं। किसको कठोर वर्ण की संज्ञा देते हैं? तो हम बता चुके आपको कि कठोर वर्ण कौन सा है। तो कठोर वर्ण है हमारा मूल दीर्घ स्वर। और शिथिल वर्ण कौन सा है? तो शिथिल वर्ण है हमारा कौन सा? ये हमारा मूल स्वर को, यानी मूल ह्रस्व स्वर को हम शिथिल वर्ण और मूल दीर्घ स्वर को हम कठोर वर्ण की संज्ञा देते हैं। संयुक्त स्वरों की संख्या मैंने आपको 4 बताया। ये हैं आपके सामने ए, ऐ, ओ, औ। ये हो गए 4, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या 4 बताई जाती है। अब जब ये संयुक्त है तो संयुक्त के लिए एक सूत्र मैंने आपको बताया था, सम्यक प्रकारेण युक्तः इति संयुक्तः। संयुक्त का अर्थ क्या होता है? तो मैंने उसके लिए एक सूत्र बताया था आचार्य पाणिनि द्वारा प्रदत्त, कि सम्यक प्रकारेण युक्तः इति संयुक्तः, अर्थात सम्यक प्रकार से युक्त होने वाले वर्णों को संयुक्त वर्ण की संज्ञा दी जाती है। आइए देखिए, ये 4 हैं, कैसे निर्मित होते हैं। जब हम बात करते हैं ए की तो ये बनते हैं आधन ई से, और जब हम बात करते हैं ऐ की तो ये बनते हैं आधन ए से। जब हम बात करते हैं ओ की तो ये बनते हैं आधन ऊ से, और जब हम बात करते हैं औ की तो ये बनते हैं आधन ओ से। तो ये 4 वर्ण हो गए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, यहाँ से लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आइए एक प्लुत स्वर की बात करते हैं, क्योंकि प्लुत स्वर बहुत ही महत्वपूर्ण स्वर है। प्लुत स्वर की जब बात करें तो प्लुत स्वर जो है हिंदी का स्वर नहीं है। पहली चीज़ ध्यान रखें कि यह क्या है, हिंदी स्वर नहीं है, यह संस्कृत वर्णमाला का स्वर है। किसी भी व्यक्ति को दूर से बुलाने के लिए अथवा पुकारने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, अथवा विलाप करने के लिए, जैसे आप कहें राम, तो उस परिस्थिति में भी हम प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, इसके लिए हमारे यहाँ संस्कृत में एक शब्द प्रचलित है ओम, जिसे हम लिखने के लिए बीच में ई अथवा 3 लिख करके इसे हम डिनोट करते हैं। ये 2 तरीके प्रचलित हैं।
इसके लेखन में आप देख सकते हैं प्लुत स्वर के लिए जब आप विलाप परिस्थिति में कोई चीज बोल रहे हो, विलाप करने की परिस्थिति में आप इसका लेखन करते हैं इस प्रकार से, जो बीच में यस प्रकार का लिख करके दिखाया जाता है अथवा ई लिख करके अथवा 3 लिख करके इसको प्रेषित किया जाता है, इसको लिखा जाता है। और हिंदी वर्णमाला का स्वर नहीं है। आपसे पूछेंगे कि निम्नलिखित में से कौन हिंदी वर्णमाला का स्वर नहीं है, तो आप बताएंगे प्लुत स्वर हिंदी वर्णमाला का स्वर नहीं है। इतनी चीजें आपके सामने मैंने स्वर के लिए लिखा। अब इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे यहाँ पर पूछेंगे। ये जो कठोर वर्ण है, ये इसके नए नाम के रूप में आप याद रखिएगा कि मूल दीर्घ को कठोर वर्ण कहा जाता है। इसके लेखन में जब हम अ धन अ यानी ह्रस्व धन ह्रस्व बराबर दीर्घ बनता है और उसी प्रकार ई ह्रस्व ई धन ह्रस्व ई बराबर दीर्घ ई का निर्माण करेंगे और ह्रस्व उ धन ह्रस्व उ मिल करके दीर्घ उ का निर्माण करते हैं। तो ये भी चीजें आप लिख लीजिएगा कि मूल दीर्घ स्वर का निर्माण मूल स्वरों से, मूल ह्रस्व स्वरों से होता है, जो आपके सामने यहाँ पर वर्णित है, लिखा हुआ है। मैं साइड हट जाता हूँ, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे नोट कर लें। फिर हम इसके आगे चलते हैं और व्यंजन की चर्चा करते हैं, व्यंजन के बारे में बताते हैं। ठीक है, इसे नोट कर ले जल्दी से। आइए अब देखिए व्यंजन। जब हम बात करते हैं व्यंजन की, तो आखिरकार ये व्यंजन क्या है? सबसे पहले तो किसी भी चीज की परिभाषा पर गौर किया जाना चाहिए कि ये आखिरकार व्यंजन है क्या, कौन सा प्राणी किस ग्रह से आया है। जब व्यंजन की बात करेंगे तो हमारे पुस्तकों में हम पढ़ते हैं कि व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। तो स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्णों को व्यंजन नाम दिया गया है। तो जिनका उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, स्वरों की सहायता से होता है, उसे व्यंजन की संज्ञा प्राप्त है। उसे व्यंजन की संज्ञा प्राप्त है, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे हम नाम देते हैं व्यंजन। यानी कि व्यंजन क्या है? ये स्वतंत्र स्वर नहीं है। तो आपसे पूछेंगे कि व्यंजन स्वतंत्र ध्वनि है कि नहीं, तो आप बताएंगे यह स्वतंत्र ध्वनि नहीं है। क्योंकि यह आत्मनिर्भर नहीं है, यह स्वयं से उच्चरित नहीं हो सकता। ये ऐसा बालक है जो स्वयं से नहीं चल सकता, इसे चलने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका सहारा कौन बनता है? तो व्यंजन जैसे बालक का सहारा बनता है स्वर। उसको जब स्वर सहारा देता है तब इसका पूरा उच्चारण हो पाता है। यहां से मैं 3-4 चीजें क्लियर करूंगा। जब आप कहें कि सर स्वतंत्र व्यंजन अगर हम बोलना चाहें, यानी मूल व्यंजन है क्या, मूल व्यंजन क्या है, तो देखिए जब बिना स्वर की सहायता के हम व्यंजन लिखेंगे तो उसको मूल व्यंजन अथवा हल व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इसी हल व्यंजन को हम हलंत के नाम से भी जानते हैं। ये 3 नाम आपके सामने
किसी भी चीज़ के जितने नाम हो सकते हैं वह भी जानने का प्रयास करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि आप उसका नाम नहीं जानने की कोशिश करेंगे तो समस्या ये आन पड़ती है कि आपसे मान लीजिए पूछ लिया हल व्यंजन क्या है, आप परेशान कि भाई ये नया नाम हमारे सामने कहाँ से आ गया। तो अच कहा जाता है स्वर को और हल कहा जाता है व्यंजनों को। तो जब हम मूल व्यंजन की बात करते हैं तो इसको हलंत के साथ लिखा जाता है, जैसा आप देख पा रहे होंगे, क, ख, ग, घ, च, ह, र, ल। कुछ भी जो कोई भी वर्ण आपके सामने आता है, ज्ञ, अगर किसी भी व्यंजन को हलंत के साथ लिखा जाता है तो वह हल व्यंजन अथवा मूल व्यंजन होता है। ये हो गया आपका हल व्यंजन अथवा मूल व्यंजन। अब यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। हल व्यंजन या मूल व्यंजन किसे कहते हैं? तो जब हम व्यंजन को हलंत लगा करके लिखते हैं तो वह मूल व्यंजन होता है। अब इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग देखिए, इसके और भी कई नाम हैं। जब इसको हलंत लगा करके लिखा जाता है तो इसको और भी कई नाम दिए जाते हैं। मैं उन सारे नामों की चर्चा करूंगा और इसका प्रयोग कैसे स्वरों के साथ करते हैं और स्वरों के साथ इसका प्रयोग करके एक पूरे वर्ण का, एक पूरे शब्द का भी निर्माण कैसे करते हैं, इसकी चर्चा मैं आपसे करने जा रहा हूं। ये देखिए, मैंने आपको मूल व्यंजन बताया, जिसमें मैंने बताया कि जब व्यंजन को हलंत के साथ लिखा जाए तो वह व्यंजन कैसा व्यंजन? मूल व्यंजन या फिर हल व्यंजन, या उसको हलंत कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, इसको हमने बताया कि व्यंजन क्या है, ये स्वतंत्र ध्वनियां हैं। इसके उच्चारण में हमको स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो जरा एक चीज ध्यान दीजिए कि जब कभी भी हमको व्यंजन लेखन करना हो तो व्यंजन के लिए एक सूत्र याद रखिएगा कि व्यंजन लेखन कैसे होता है। व्यंजन लेखन में स्वर और हल व्यंजन, हल व्यंजन का निर्माण होता है। हल व्यंजन और स्वर मिल करके ही व्यंजन बनाते हैं, जिसे पूर्ण व्यंजन की संज्ञा दी जाती है। इसके बिना अगर मान लीजिए इसमें से कोई भी एक नहीं है, अगर स्वर नहीं है तो पूर्ण व्यंजन नहीं बना पाएंगे, और अगर हल व्यंजन नहीं है तो भी व्यंजन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि स्वर तो स्वतंत्र होता है पहले से ही, लेकिन ये व्यंजन स्वतंत्र नहीं है, इसको तो सहायता लेनी पड़ेगी। इसलिए पूरा होने के लिए ये दोनों सहयोग में आते हैं और व्यंजन का निर्माण करते हैं। आज की क्लास दोस्तों इतना ही। इसके अगले भाग में हम आपको संपूर्ण व्यंजन के जितने भी गुण रहस्य हैं उसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।